वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं लाया हूं आपके लिए नेशनल इनकम सीरीज का व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसमें मैं 58 आइटम्स लाया हूं आपके लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है और किसको एक्सक्लूड किया जाता है। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में कंप्लीटली पहले से अवेलेबल है समष्टि अर्थशास्त्र। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मैं पिछले ये तीनों वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने ये बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है और उसके सैंपल्स लिए थे। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो बन चुके हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें। फिर आगे देखते हैं अब नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, क्या इसे ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में? सिंस रॉयल्टी इज द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ध्यान देना कि जो रॉयल्टी है वो ऑपरेटिंग जो सरप्लस होता है, जब हम नेशनल इनकम की इनकम मेथड करते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रॉयल्टी को ऐड किया जाता है। ठीक है, हेंस रॉयल्टी विल बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली वंस एज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो रॉयल्टी को नेशनल इनकम में एस्टिमेट में कैलकुलेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, लेकिन किस रूप में? उसे ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट के रूप में केवल एक बार ही ऐड किया जाएगा, बार बार नहीं। जैसे मान लो अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया हो और साथ में रॉयल्टी भी दे दी हो, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी रॉयल्टी जोड़ ली जाती है, तो उसे आप दोबारा नहीं जोड़ोगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया और क्वेश्चन में दे दिया रॉयल्टी प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो फिर उस केस में हम रॉयल्टी को ऐड करते हैं। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है बार बार दिक्कत करे कि रॉयल्टी या प्रॉफिट जितने भी आएंगे वो नेशनल इनकम में ऐड होंगे वंस, एक बार ही होंगे ऐड, और किसी का पार्ट बन के ऐड होंगे। ठीक है ना? तो यहां हम कहेंगे रॉयल्टी ऐड तो होगी, लेकिन किसके पार्ट के रूप में? ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट के रूप में उसे ऐड किया जाएगा, अलग से और उसे सेपरेटली ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड गुड्स। तो देख लेते हैं इसका आंसर। द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड गुड्स हैज नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट। सेल ऑफ ओल्ड गुड्स, जो पुरानी वस्तुएं हैं, ओल्ड जो गुड्स हैं, उनकी अगर सेलिंग की तो उससे किसी भी प्रकार का इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज में कोई फ्लो नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बन चुकी थी, तब इसको कैलकुलेट किया जा चुका था। इसलिए करंट सिनेरियो में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो ओल्ड गुड्स है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। और हम सभी जानते हैं जब कोई भी सेकंड हैंड गुड्स हो, वो जब बनी थी पहली बार नई, तब उसे नेशनल इनकम में फाइनल गुड मानकर कैलकुलेट कर लिया गया था, तो उसे दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसलिए किसी भी प्रकार की सेकंड हैंड गुड्स हो, उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। फिर आगे है थर्ड पॉइंट, कमीशंस पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ध्यान रखना, यहां कमीशन की बात हो रही है। कमीशंस पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दीज आर ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कोई भी पर्सन जब फैक्टर सर्विसेज देता है, ठीक है, तो उसके बदले में अगर उससे कोई पेमेंट मिलता है तो उसे हमेशा नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो यहां जिसने सेल एंड सर्विसेज, सेल की सर्विस दी थी, कोई भी मान लीजिए सेकंड हैंड गुड है, मान लीजिए कार ही है, अब उस कार की डीलिंग में जिसने कमीशन लिया है, उस कमीशन को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो उस पर्सन की क्या हो गई? इनकम हो गई, इसलिए। ठीक है, और फैक्टर सर्विस के बदले में वो कमीशन मिलता है, इसलिए कमीशन को हमेशा नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। फिर आगे है फोर्थ नंबर का पॉइंट, परचेजिंग ए कार फॉर द होम यूज। ध्यान देना, कोई कार परचेज हो रही है, किसके लिए? होम यूज के लिए। परचेजिंग ए कार फॉर द होम यूज इज ए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कोई भी पर्सन जो कंज्यूमर है, जाहिर बात है कंज्यूमर ही होम यूज के लिए परचेज करेगा कार, तो अगर कस्टमर कोई कार को परचेज कर रहा है तो उसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मानेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में सी माना जाएगा ये। ठीक है ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के तहत हम इसे नेशनल इनकम में जोड़ते हैं, देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द
नेशनल इनकम। फिर क्वेश्चन नंबर है 5, परचेजिंग ए कार फॉर द ऑफिस यूज बाय प्रोड्यूसर। इस बार जो कार है वो कौन परचेज कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। परचेजिंग ए कार फॉर द ऑफिस यूज बाय प्रोड्यूसर इज ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम। ध्यान दे, प्रोड्यूसर ने भी अगर कोई कार ली है तो भी उसे इन्वेस्टमेंट मान के, उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मान के नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये कार आगे सेलिंग नहीं की जा रही और ना ही कार को कोई और चीज में कन्वर्ट किया जा रहा, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, तो ये कार क्या हो गई? फाइनल गुड्स। ध्यान दे, कस्टमर ले रहा है कार तब भी फाइनल गुड है यहाँ पे, और हमने यहां प्रोड्यूसर के केस में देखा तब भी ये कार क्या है? फाइनल गुड। लेकिन अगर इस कार को कोई सेलिंग के लिए लेता तब वो इंटरमीडिएट गुड बनती और फिर हम उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में प्रोड्यूसर ने जो कार ली है वो ऑफिस यूज के लिए, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। ध्यान देना, रॉ मटेरियल परचेजिंग बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट। Purchasing of raw material by the producing unit will not be included in the national income। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? As raw material is an intermediate goods and the intermediate goods is never included in the national income। क्योंकि raw material क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है, और इंटरमीडिएट गुड का क्या यूज होता है? हम जानते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो गुड सिंगल टाइम काम आए और फिर वो फिनिश हो जाए तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। आप इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड क्या होती है उसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस केस में रॉ मटेरियल क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, और इंटरमीडिएट गुड्स पर जो कंजप्शन, वो जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर रीसेल और एज ए रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स को आप रीसेल के लिए भी यूज कर सकते हैं या रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और दोनों ही केस में ये वैल्यू एडिशन करती है। इस कारण किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। फिर है 7th नंबर का पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप्स दी है स्टूडेंट को, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को क्या नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? देखते हैं। द स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट्स हैज बीन गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ध्यान देना, गवर्नमेंट ने किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्कॉलरशिप दी है तो वो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के दी है। कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं की है स्टूडेंट ने, फिर भी उसको क्या दी? ये क्या दिया है? उसने स्कॉलरशिप दी है। हेंस इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट। तो इस कारण से ये क्या कही जाएगी? ट्रांसफर पेमेंट कही जाएगी। एंड एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांसफर पेमेंट हो उसे कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, ऐड नहीं किया जाता। तो ये, और ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? जो बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज के, बिना इकोनॉमिक सर्विसेज के जो पैसा मिले उसे हम ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं। इसका सेपरेट वीडियो है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड हाउस। ध्यान रखना, सेल ऑफ ओल्ड हाउस, न्यू हाउस नहीं है ये। द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड हाउस हैज नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट। फिर वही बात कि कोई भी ओल्ड चीज हो, कोई भी ओल्ड गुड्स हो, हाउस हो, कार हो, कोई भी हो, उससे कभी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसमें फ्लो नहीं होगा। इस कारण से इसे हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस। हम सभी जानते हैं जितनी भी सेकंड हैंड गुड्स हैं वो फर्स्ट टाइम कभी ना कभी बनी होगी, लेकिन जब वो बनी थी तभी उनकी वैल्यू को उस ईयर की नेशनल इनकम में काउंट कर लिया गया था। इसलिए दोबारा कभी भी फिर हम सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस। ध्यान दीजिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस। कोई पुराना घर है जिसकी परचेजिंग पर क्या किया जा रहा है? एक्सपेंस किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस हैज नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एज प्रेजेंट। वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स
is already accounted for during the year they were produced, hence it will not be included in the national income. सिंपल सी बात, जहां ओल्ड हाउस दिख जाए, जहां सेकेंड हैंड गुड्स दिख जाए, वहां उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही उस ईयर में ऐड हो चुकी है जिस ईयर में वो बनी थी। ठीक है, करंट ईयर में किसी भी प्रकार का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो नहीं हुआ है प्रोडक्शन में, इस कारण से उसे ऐड नहीं करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड बीइंग यूज्ड बाय द ओनर। ध्यान रखना, फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड बीइंग यूज्ड बाय द ओनर। द फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड बीइंग यूज्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड ओनर आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अंडर मिक्स्ड इनकम। आपने देखा होगा इनकम मेथड में हमारे पास हम देखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस फिर एक और देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स्ड इनकम। तो जो फैक्टर सर्विसेज दी है हाउस होल्ड ने, किसको दी है? कोई है सेल्फ एम्प्लॉयड ओनर है, किसी ने अपनी शॉप खोली, किसी ने अपनी फैक्ट्री खोली, तो वो क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड ओनर। और उसने अपनी जितने भी फैक्टर सर्विसेज थी अपने घर से ही ले ली, लैंड ले ली, लेबर ले ली, कैपिटल ले ली, तो उनकी जो वैल्यू होगी उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। क्या मानकर? मिक्स्ड इनकम मानकर उसे ऐड किया जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, दीज आर मियर पेपर क्लेम्स। ये शेयर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं? मियर पेपर क्लेम्स होते हैं, इसलिए इनको कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैज नॉट इंक्रीज्ड द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो एक्सपेंडिचर किया गया है शेयर्स और बॉन्ड्स पर, ये मियर पेपर क्लेम्स कहलाते हैं और इनसे किसी भी प्रकार की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ है, इनसे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, इस कारण से हम इसे क्या नहीं करेंगे? नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 12, फूड गिवन टू बेगर्स। बेगर्स को जो फूड दिया जाता है उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, फूड गिवन टू बेगर्स आर गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो भी हम भिखारी बेगर्स को जो हम देते हैं फूड, वो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के देते हैं। ठीक है, उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज की नहीं है, कोई इकोनॉमिक सर्विसेज की नहीं है, और फिर भी हम उसको क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं। हेंस इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट एंड एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और ये एक तरह से क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। अगर हमने उसको किसी बेगर को फूड दिया या पैसा दिया, ठीक है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। इससे ये बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज के दी जाती है, इसलिए इसको कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर है नंबर 13, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड एसएससी बाय एम्प्लॉयर। ये एसएससी बाय एम्प्लॉयर क्या है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो देखते हैं प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे ऐड करेंगे क्या? तो देखिए, सिंस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द प्रोविडेंट फंड इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का एक पार्ट होगा। हमने देखा है इनकम जो मेथड होती है उसमें एक पार्ट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ही 4 पार्ट होते हैं। वेजेस हो गया, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट हो गया, ठीक, इसके अलावा ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गई। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ही है ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा डाला है एम्प्लॉयर ने, ये क्या है? एसएससी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, लेकिन कैसे ऐड करेंगे? हेंस इट विल बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली वंस एज पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, केवल एक बार ऐड करेंगे, और वो भी किसका पार्ट मानकर? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट मानकर इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात फिर से कह रहा हूं, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अलग से दे दिया गया है और फिर एसएससी बाय एम्प्लॉयर भी अलग से दे दिया गया है, तो एसएससी बाय एम्प्लॉयर हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ही ऑलरेडी एसएससी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके, ठीक है, और पूछा है और दिया हुआ है एसएससी बाय एम्प्लॉयर वेजेस ऐसे करके, तो आपको उनको ऐड करके नेशनल इनकम निकालनी होगी।
लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इनको ऐड नहीं करेंगे सेपरेटली। ध्यान देना, आप इसका आंसर यही लिखेंगे कि ऐड किया जाएगा, क्योंकि ऐड होता है ये तभी तो पार्ट है, ये नेशनल इनकम में ये ऐड होता है तभी तो पार्ट है। हाँ, इसे दोबारा से डबल काउंटिंग नहीं करेंगे हम, इसे केवल ओनली वंस हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्शन बाय द फार्मर फॉर सेल्फ कंजप्शन। ध्यान रखना, फार्मर ने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया है, यहां फार्मर की बात हो रही है। द प्रोडक्शन मेड बाय द फार्मर फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कोई भी अगर फार्मर है, उसने अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया है तो उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। एज इट हैज इंक्रीज द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान दीजिए, ये जो फाइनल प्रोडक्शन किया है फार्मर ने, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है, और इससे फाइनल गुड्स में प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है फाइनल गुड, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर फार्मर ने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी प्रोडक्शन किया है तो भी उसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, वेजिटेबल्स ग्रोन इन द किचन गार्डन। अब ध्यान देना, किचन गार्डन है, मान लीजिए मेरा घर है और मैंने बगल में मेरा गार्डन है घर के बाहर, उसमें मैंने वेजिटेबल्स उगाई है, तो वो क्या नेशनल इनकम में ऐड होंगी? बिल्कुल नहीं। वेजिटेबल्स ग्रोन बाय द फैमिली फॉर सेल्फ कंजप्शन आर लीजर टाइम एक्टिविटीज। ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज है जो हम अपने घर के बगल में कर रहे हैं, जैसे वेजिटेबल्स उगा लिया, हम फालतू बैठे थे, हमने फालतू बैठे हुए क्या कर लिया, अपने घर के बगीचे में फल सब्जियां उगा ली, तो ये लीजर टाइम एक्टिविटीज माना जाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयरफॉर दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, इस कारण से इन्हें नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, ये केवल लीजर टाइम एक्टिविटीज है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, इनकम बाय स्मगलिंग। इनकम फ्रॉम स्मगलिंग, थेफ्ट, robbery, etc. is an illegal income and the concept of national income does not include any kind of illegal income. जितनी भी प्रकार की इलीगल इनकम है, चाहे से स्मगलिंग से हो, थेफ्ट से हो, रोबरी से हो, किसी से भी हो, अगर वो इलीगल है तो कभी भी किसी भी प्रकार की इनकम को जो इलीगल है उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर है 17, फ्री फूड गिवन टू एम्प्लॉइज। ध्यान रखना, फ्री फूड गिवन टू एम्प्लॉइज, को एम्प्लॉई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसे फ्री फूड दिया जा रहा है, तो क्या देखते हैं इस पे क्या होता है। सिंस फ्री फूड गिवन टू एम्प्लॉइज इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज फ्रिंज बेनिफिट। हम जानते हैं नेशनल इनकम की हम इनकम मेथड करते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के भी 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट, और तीसरा होता है एसएससी बाय एम्प्लॉयर, और चौथा होता है हमारा रिटायरमेंट पेंशन। मैं इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप उसे जरूर देख लें। तो फ्रिंज बेनिफिट जो होता है उसके तहत फ्री फूड को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। जो फ्री फूड एम्प्लॉय को दिया जा रहा है वो एक प्रकार से क्या है, फ्रिंज बेनिफिट है, और फ्रिंज बेनिफिट किसका पार्ट होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, इसलिए इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हेंस इट विल बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली वंस एज पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन इसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फ्रिंज बेनिफिट मानते हुए ऐड करेंगे केवल एक बार। फिर से कह रहा हूं कि अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग से दे दिया और फ्रिंज बेनिफिट भी दे दिया तो आप फिर फ्रिंज बेनिफिट को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऑलरेडी चारों के चारों पार्ट शामिल होंगे, ऐड होंगे, इसलिए हम इसमें और दोबारा नहीं ऐड करेंगे। तो फ्रिंज बेनिफिट केवल एक बार ही ऐड होता है नेशनल इनकम में। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, इनकम रिसीव्ड एज लॉटरी विनर। अगर लॉटरी लग गई उससे इनकम होगी, तो देखते हैं क्या होता है। द इनकम रिसीव्ड एज लॉटरी विनर इज ए विंडफॉल गेन। कोई भी अगर आपकी लॉटरी लगती है तो उसे विंडफॉल गेन माना जाता है इकोनॉमी में, विच हैज नॉट लेड टू एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट। जिसके कारण करंट इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है,
Hence, it is a transfer of income and any type of transfer income is not included in the national income. और ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से ट्रांसफर इनकम है और किसी भी प्रकार की ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ध्यान रखना, अब कमीशन की बात कर रहे हैं, कोई लॉटरी टिकट सेल करता है तो उस पे मिलने वाला कमीशन। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि ये जिसने भी ये सर्विसेज दी हैं लॉटरी टिकट की, वो क्या करता था, उसने शॉप चलाई, कुछ भी चलाई, उसने सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी है उसने, तो उसके बदले में उसको जो कमीशन मिलेगा उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। ध्यान रखना, कमीशन हमेशा फैक्टर सर्विसेज के बदले में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्री क्लोथ्स गिवन टू एम्प्लॉइज। कोई एम्प्लॉय को अगर फ्री क्लोथ दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, तो देखिए जैसे नर्सेस को, डॉक्टर्स को वर्दी दी जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट को वर्दी दी जाती है, तो ये क्या है, फ्री क्लोथ्स है। सिंस फ्री क्लोथ्स गिवन टू एम्प्लॉइज इज द कंपोनेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज फ्रिंज बेनिफिट। फिर कह रहा हूं, जितने भी फ्री आइटम दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय को, वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही पार्ट है। और कौन सा वाला पार्ट है, फ्रिंज बेनिफिट। हेंस इट विल बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली वंस एज पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। कितनी बार ऐड करेंगे, केवल एक बार। किसके तहत, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक पार्ट मानकर, जो कि है फ्रिंज बेनिफिट। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, कमीशन पेड टू द डीलर ऑफ द ओल्ड कार। फिर से कमीशन आ गया। कमीशन पेड टू द डीलर ऑफ द ओल्ड कार इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। जितने भी प्रकार के कमीशन हैं जो लीगल हैं, वो सब फैक्टर सर्विसेज देने से ही जनरेट होते हैं, इसलिए कमीशंस को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 22, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मान लीजिए अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, तो देखिए सिंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही एक पार्ट है। और कौन सा वाला पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये इसके तहत नेशनल इनकम में काउंट होगा। हेंस इट विल बी एडेड इन द नेशनल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली वंस एज पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो हम जानते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही एक पार्ट है। कौन सा पार्ट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो उसे लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम भरा जा रहा है उसे हम क्या मानेंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। उसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, किसके तहत, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के तहत, केवल एक बार। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द फर्म्स इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। द फर्म्स इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इज टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दीज आर ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। किसी भी प्रकार की, देखिए फर्म्स इनकम, ध्यान रखना फर्म की इनकम है, फर्म ने कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी है किसी और कंपनी को, तो उसने क्या किया है, फैक्टर सर्विसेज दी है। तो फैक्टर सर्विसेज दी है, तो जो इनकम जनरेट हुई है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हुई है, तो इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्म्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब ध्यान रखना ये इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना। द फर्म्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज आर इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय ए फर्म। फर्म ये जो एक्सपेंडिचर कर रही है एडवर्टाइजमेंट में, उसे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मानते हैं फर्म का, और उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब एक पार्ट होते हैं किसी कंपनी के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ वुड परचेज्ड टू मेक द टेबल। कोई टेबल बनाई जा रही है, उसके लिए वुड परचेज की है, उसकी वैल्यू, वुड परचेज्ड फॉर मेकिंग ए टेबल इज एन इंटरमीडिएट गुड्स एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज नेवर एडेड टू द नेशनल इनकम। तो अगर वुड परचेज्ड फॉर मेकिंग ए टेबल, कोई टेबल बनाने के लिए अब अगर वुड परचेज की गई है, लकड़ी परचेज की गई है, तो जाहिर बात है वो इंटरमीडिएट गुड हो गई, और इंटरमीडिएट गुड के जो कंजप्शन है उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, गुड्स गिवन टू अर्थक्वेक एनी नेचुरल कैलेमिटीज अफेक्टेड पर्सन। कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आई हो, उसके इफेक्ट अफेक्टेड पर्सन को अगर हम कोई
गुड्स देते हैं, कोई हेल्प करते हैं, तो उस केस का आंसर है गुड्स गिवन टू अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन आर गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो ऐसे केस में चाहे अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, कुछ भी हो, ऐसे केस में, नेचुरल क्लेमिटीज के केस में हम जो गुड्स देते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो मनी देते हैं, वो सारा के सारे बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज के दे हैं। ठीक है, हेंस इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट, और इस कारण से इनको क्या माना जाता है, ट्रांसफर पेमेंट। एंड एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, और किसी भी प्रकार की ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 27, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू नेशनल पेंशन स्कीम। इस बार ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय बोल रहा हूं टू नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस स्कीम है, ठीक है ना, पेंशन स्कीम है, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिंस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय टू एनपीएस स्कीम इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज सैलरी एंड वेजेस। ध्यान दें, अब जो नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के सैलरी और वेजेस का एक पार्ट होता है। जो एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस मिली है, उस सैलरी और वेजेस में ही ये भी जुड़ा होता है जो उसने नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है। Hence, it will be added in the estimation of national income only once as part of the compensation of employees as salary and wages. तो अगर सैलरी और वेजेस आपको अलग से नहीं दी हुई हो, फिर से क्लियर कर रहा हूं, सैलरी और वेजेस अलग से नहीं दी हुई हो और ये लिखे कि कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू नेशनल पेंशन स्कीम प्लस अलग से मान लीजिए इतनी पेमेंट है, कुछ ऐसे करके दे, तो आपको उनको सबको ऐड करके उसकी सैलरी और वेजेस बना लेनी है और सैलरी और वेजेस बना के फिर उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड कर देना है। हालांकि कुछ बुक्स में ये लिखा जाएगा कि इसको ऐड नहीं करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें ऐड होती हैं और ऐड होती है तभी हम जब पर्सनल इनकम निकालते हैं तो कई जगह हम इन्हें डिडक्ट भी करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू नेशनल पेंशन स्कीम। इस बार है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सिंस कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू एनपीएस स्कीम इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इस बार किसने कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में? एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर जो भी पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा लगाएगा, उसे हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मानते हैं एम्प्लॉयर का, और उसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के तहत नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। हेंस इट विल बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओनली वंस एज पार्ट ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान रखना, मैं ऐसे सभी क्वेश्चंस में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब कि मान लीजिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे दिया और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी दे दिया। मान लीजिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 100 रुपीज और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दे रखा है 10 रुपीज। तो ऐसे केस में ये जो 10 रुपीज वाला अमाउंट है हम उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 10 रुपीज है ना वो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड हो रखा है, तो हम उसे सेपरेट ऐड नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर फॉर एग्रीकल्चर वर्क। एग्रीकल्चर वर्क के लिए अगर किसी फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा तो देखो, सिंस ट्रैक्टर हैज बीन परचेज बाय द फार्मर फॉर प्रोडक्शन वर्क, हम सभी जानते हैं प्रोडक्शन वर्क के लिए ही ट्रैक्टर को यूज किया जाता है फार्मर के द्वारा। हेंस एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर फॉर एग्रीकल्चर वर्क इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम। ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, क्योंकि ट्रैक्टर क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल को खरीदना क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो इसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉफिट ऑन शेयर्स। शेयर्स पे जो भी प्रॉफिट होता है वो देखिए, शेयर्स या बॉन्ड पर जो भी प्रॉफिट होगा, देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। शेयर्स या बॉन्ड से जितना भी प्रकार का प्रॉफिट होता है उससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में किसी भी प्रकार के फ्लो में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है वो, हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज। ध्यान रखना, न्यू ब्रिज के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है उसकी बात हो रही है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज इज ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने जो ब्रिज बनाया है, देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम। इनके ऊपर सबके ऊपर सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, आप नेशनल इनकम की तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस जरूर देखें मेरे। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 32, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड। किसी लैंड को सेल करने से जो इनकम हुई है उसे देखते हैं।
इनकम फ्रॉम सेलिंग लैंड इज ट्रांसफर इनकम एंड इट हैज नॉट लेड टू एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सेल की गई है लैंड, उससे करंट में किसी भी प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, फ्लो नहीं हुआ है, हेंस इट इज ए ट्रांसफर इनकम, और ये ट्रांसफर इनकम है। एंड एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रीटिंग हिज चाइल्ड बाय ए डॉक्टर। कोई डॉक्टर है, उसका बच्चा बीमार हो गया है और उसने उसका ट्रीटमेंट किया है, तो देखिए द डॉक्टर ट्रीटिंग हिज चाइल्ड इज ए कंसिडर्ड सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज एंड सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज आर नॉट एडेड टू द नेशनल इनकम। जितनी भी प्रकार की सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज हैं, चाहे डॉक्टर ने अपने बच्चे को ट्रीटमेंट किया हो, या किसी वकील ने अपने बेटे का केस लड़ा हो, या कोई हाउसवाइफ है वो घर में खाना पकाती है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, क्योंकि इन्हें हम सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज कहा जाता है और इनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, इनकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इस कारण से इसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर कोई हाउसवाइफ घर में खाना बना रही है तो उसकी पेमेंट को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, लेकिन अगर वही खाना कोई नौकरानी आकर बनाए घर में और उसको जब हम पेमेंट देते हैं तो उसे फैक्टर सर्विसेज मानकर नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। जो देश की सुरक्षा पर जो खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उससे देखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री इज ए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे को हम गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जी मानते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखते हैं ना, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, तो ये वो जी है, ठीक है। देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम, इसलिए इसे हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन बिल्डिंग ए न्यू हाउस। ध्यान रखना, कोई हाउस होल्ड ने नई बिल्डिंग बनाई है, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी बात हो रही है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन बिल्डिंग ए न्यू हाउस इज ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड। तो ऐसा जितना भी पैसा खर्च किया गया है, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, उसे हाउस होल्ड का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम, और इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि इससे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है वो। 36 क्वेश्चन नंबर, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। द सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ इज कंसिडर्ड सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज एंड सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज आर नॉट एडेड टू द नेशनल इनकम। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, किसी भी प्रकार की सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स कैप्ट विद द मर्चेंट। मर्चेंट के पास कोई वो है गुड्स, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है गुड्स की, तो देखिए द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द मर्चेंट डज नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट विल नॉट बी एडेड टू द नेशनल इनकम। ये जो हो रहा है, कोई मर्चेंट है, उसके पास स्टॉक रखा हुआ है गुड्स का, लेकिन उस गुड्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, नई कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस कारण से इसे हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ध्यान दे, समटाइम्स कैपिटल इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वार। कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या कोई युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, उस वक्त जो उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए वो बोरोइंग लेती है, बोरो करती है, डेट लेती है। सच बोरोड कैपिटल इटसेल्फ इज कॉल्ड नेशनल डेट और पब्लिक डेट। और जब ऐसी बोरोइंग होती है तो उसे हम पब्लिक डेट या नेशनल डेट के नाम से जानते हैं। एंड सिंस दिस कैपिटल इज नॉट बोरोड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। और ये जो बोरोइंग है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं ली गई है, इसलिए कभी भी बिना प्रोडक्टिव पर्पस के अगर कोई बोरोइंग हुई है और उस पे कोई अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 39, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। कोई इंडिया में एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी खोलना चाहते हैं, उनको क्या दिया गया है, रेंट पर बिल्डिंग दी गई है, ठीक है। इट इज इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। इस पेमेंट को हम NFIA का मानकर हिस्सा नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। सर NFIA में कैसे?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माना जाएगा। हम जानते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है, वेजे वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में ही रेंट भी आता है। तो ये जो पेमेंट होता है एनएफआईए में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और माइनस टू अब्रोड होता है, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसका अंग मानकर हम उसे पार्ट मानकर हम इसे ऐड करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 40, परचेजिंग बाय फॉरेन टूरिस्ट। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया हुआ है और उसने कोई परचेजिंग की डायरेक्ट, तो देखिए द परचेज मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट आर इक्विवेलेंट टू द एक्सपोर्ट। अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ आया हुआ है इंडिया में और वो कोई परचेजिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा, ध्यान रखना। देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम एज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, और उसे कंट्री का एक्सपोर्ट मानकर नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो X जो होता है वो एक्सपोर्ट यही वाला है। एक्सपोर्ट डायरेक्ट बाहर भी जा सकता है कंट्री के, और अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके भी परचेस करता है तो भी उसे एक्सपोर्ट ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक ब्रांचेस इन इंडिया। कोई फॉरेन बैंक है, उसकी इंडिया में ब्रांच है और उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो देखिए प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए ब्रांच ऑफ ए फॉरेन बैंक लोकेटेड इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया एज द फॉरेन बैंक इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान दें, ये जो फॉरेन बैंक है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इसलिए जो भी इसको प्रॉफिट होता है उसे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाएगा। लेकिन बट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, लेकिन इसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों? एज इट इज ए फैक्टर इनकम गिवन टू फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि ये कैसी इनकम है, ये फैक्टर इनकम है या फैक्टर पेमेंट है जो गिवन टू किसको है, गवर्नमेंट कंट्रीज को। रेदर इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अंडर एनएफआईए। ये डोमेस्टिक इनकम में तो ऐड होगी, लेकिन जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करेंगे तो एनएफआईए जब हम इसमें ऐड करते हैं तो एनएफआईए के तहत इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड मानकर इसे डिडक्ट करेंगे नेशनल इनकम में से। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ एसबीआई बैंक। कोई एसबीआई बैंक है जिसका विदेशों में क्या है, फॉरेन में ब्रांचेस है, तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ एसबीआई बैंक विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया एज द एसबीआई बैंक इज नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान दें, कोई भी अगर एसबीआई बैंक है या भारत की कोई भी कंपनी है जो भारत के बाहर वर्क कर रही है फॉरेन में, तो उसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसे हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। बट लेकिन इंपॉर्टेंट बात, विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज ए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एनएफआईए। लेकिन इसे इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्या मानकर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मानकर एनएफआईए के तहत ऐड किया जाएगा, नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। 43, सैलरी पेड टू इंडियन, जापानीज, रशियन एंड अमेरिकन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। ध्यान दें, कोई इंडिया में यूएस एम्बेसी है, अमेरिका का दूतावास है, एम्बेसी है इंडिया में। अब उसमें कौन कौन काम कर रहा है, इंडियन भी काम कर रहा है उस एम्बेसी में, जापानीज भी काम कर रहा है, रशियन भी काम कर रहा है और अमेरिकन भी, और उसको सैलरी दी गई है। अब उसके साथ क्या करेंगे, देखिए द एम्बेसी इज ऑफ अमेरिका, सो द सैलरी पेड टू इंडियन, जापानीज, रशियन एंड अमेरिकन वर्किंग इन इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ अमेरिका। एम्बेसी किसकी है, अमेरिका की, तो उसमें जितने भी लोग काम करेंगे, किसी भी कंट्री का कोई भी व्यक्ति काम करे, कोई भी पर्सन काम करे, वो किसकी डोमेस्टिक इनकम में माना जाएगा, अमेरिका की, क्योंकि एम्बेसी किसकी है, अमेरिका की। तो कोई भी काम करे उसमें, चाहे इंडियन करे, जापानीज करे, रशियन करे या अमेरिकन करे, वो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सैलरी पेड टू द इंडियंस वर्किंग देयर विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया अंडर एनएफआईए। लेकिन जो सैलरी इंडियंस को पे की जा रही है, जो सैलरी इंडियंस को पे की जा रही है, वो इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड होगी, किसके थ्रू, एनएफआईए के थ्रू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के थ्रू। इंडियंस की पेमेंट को, इंडियंस की सैलरी को इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा एनएफआई के थ्रू। एंड द सैलरी पेड टू द जापानीज विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम ऑफ जापान
अंडर NFIE। और जो जापानीज को जो सैलरी दी गई है वो जापान की नेशनल इनकम में ऐड होगी, किसके थ्रू, NFIE के थ्रू। एंड द सैलरी पेड टू रशियन विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम ऑफ रशिया अंडर NFIE। और रशिया का कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी मिली है वो रशिया की नेशनल इनकम में ऐड होगी, किसके थ्रू, NFIE के थ्रू। एंड द सैलरी पेड टू इंडियन, जापानीज, रशियन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका अंडर NFIE। और अमेरिका की NFIE में से, अमेरिका की जो नेशनल इनकम है उसमें से इंडियंस की जो सैलरी थी, जापानीज की सैलरी थी, रशियंस की जो सैलरी थी उसे डिडक्ट किया जाएगा, किसमें से, NFIE में से। और केवल अमेरिकन जो लोग थे उसकी इनकम को ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो जिसका एम्बेसी है उसकी डोमेस्टिक इनकम में सबकी इनकम को ऐड किया जाता है, लेकिन जब नेशनल इनकम की बात होती है तो हम NFIE के थ्रू उसे अलग अलग देश की इनकम में काउंट करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, पेमेंट ऑफ फीस टू ए लॉयर इंगेज्ड बाय ए फर्म। कोई फर्म ने लॉयर रखा है, उसको पेमेंट की। सर्विसेज परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर लाइक कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ एडवोकेट आर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। कोई फर्म ने किसी अदर फर्म से कोई सर्विसेज ली तो वो क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट सर्विसेज। Accordingly, payment of fees to a lawyer engaged by a firm is not to be included in the national income। तो ऐसी जितनी भी पेमेंट है जो इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए ली गई है, जो इंटरमीडिएट सर्विसेज के लिए की गई है, जितनी भी पेमेंट्स, उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इंटरेस्ट पेड बाय ए कंज्यूमर ऑन ए कार लोन टेकन फ्रॉम ए बैंक। किसी बैंक से कस्टमर ने कोई कार लिया और उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया है, तो देखो, द लोन टेकन बाय द कंज्यूमर फॉर द कार फॉर द बैंक फ्रॉम द बैंक इज नॉट टेकन फ्रॉम फॉर प्रोडक्शन पर्पस। जाहिर बात है, कस्टमर है, उसने प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो लोन लिया नहीं है, सो द इंटरेस्ट पेड ऑन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो इसलिए जो भी इंटरेस्ट दिया है कस्टमर ने उस पे, लोन पे, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। अनलेस ए लोन इज टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पस द इंटरेस्ट ऑन इट विल नॉट बी एडेड टू द नेशनल इनकम। जब तक ध्यान रखना, जब तक कोई लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं लिया जाता तब तक उसके ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है। इसी कारण से यहाँ कस्टमर ने कंजप्शन के लिए लोन लिया था तो उसके ऊपर जो उसने इंटरेस्ट दिया है उसे हमने नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो पुलिस सर्विसेज देती है उस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी बात हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऐसी सभी सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और क्या मानकर ऐड किया जाएगा, जो हमारा C+I+G+X-M देखते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में, उसमें G जो होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो मानकर इस एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू द बैंक। ध्यान रखना, फर्म ने कोई बैंक को इंटरेस्ट पे किया है उसकी बात हो रही है। इट इज बिलीव्ड दैट द लोन टेकन बाय द फर्म इज टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पस। हम सभी जानते हैं जितनी भी फर्म होती है, कंपनी होती है, फैक्ट्रियां होती है, वो लोन लेती हैं तो किस लिए लेती है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। सो द इंटरेस्ट पेड ऑन इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसलिए इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया गया है उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। अनलेस ए लोन इज टेकन फॉर प्रोडक्शन पर्पस द इंटरेस्ट ऑन इट विल नॉट बी एडेड टू द नेशनल इनकम। फिर से क्लियर कर रहा हूं, जब तक कोई लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं लिया जाता उस पर दिए जाने वाले ब्याज को या इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। तो यहाँ प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन लिया गया है, इसलिए जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जितनी भी ब्रोकरेज है सेल और परचेज पे, शेयर्स के और बॉन्ड्स पे, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दिस इज ए रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जितना भी ब्रोकरेज है, कमीशन है, ये सब फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलता है, इसलिए नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंपुटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। कोई ओनर है, कोई मकान मालिक है, उसका खुद का हाउस है, ठीक है,
उसका जो रेंट है उसे क्या ऐड करेंगे, क्या देखिए, इम्पुटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद रेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे फैक्टर इनकम हमने देखी है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम देखते हैं इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, तो ये रेंट वही है, देयरफॉर इट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम। अब बात यहां आती है, मान लीजिए मेरा खुद का घर है, अब मैं उसी घर में रहता हूं, उस घर में मैं रहता हूं, अगर मैं उस घर में नहीं रहता, किसी और के किराए वाले घर में रहता, तो मैं क्या देता, उसको रेंट देता ना, रेंट देता। तो बस यही इसको इम्पोर्टेंट रेंट कहा जाता है। हम उसकी क्या अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये हाउस में, मेरा अपना हाउस अगर किसी और को रेंट पे देता, उसकी क्या वैल्यू होती है, उस रेंट की क्या प्राइस होती, तो उसी को हम इम्पोर्टेड रेंट कहते हैं और उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड्स एज एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सिंस कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स all are the component of profit. Hence, corporate tax, dividends and undistributed profits will be added in the estimation of national income only once as part of the profit. ध्यान दे, जो भी ये है, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, डिविडेंड हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ, ये जो हमारी नेशनल इनकम की इनकम अप्रोच है, उसमें हम ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस में एक होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को ये तीन हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये तीनों नेशनल इनकम में ऐड होते हैं, केवल एक बार होंगे ऐड, ओनली वंस, और वो भी किसका पार्ट मानकर, प्रॉफिट का पार्ट मानकर। अब यहां एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं फिर से, ये पार्ट मानकर ऐड होंगे। अगर प्रॉफिट दे दिया और फिर बाद में साथ में आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया, तो उसे ऐड नहीं करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स को। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे तो ये कहा जाएगा कि इन्हें ऐड नहीं किया जाएगा। इसका जवाब मेरा सीधा क्लियर है। आपके हो सकता है, आप अगर 12th लेवल पे देख रहे हो वीडियो, तो आपके लेवल पे अब पर्सनल इनकम हटा दी गई है, वरना जब हम पर्सनल इनकम निकालते हैं या पीडीआई जब निकालते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तब उस वक्त इनमें से कई चीजें हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कब करेंगे? जब ऐड होगी तभी तो माइनस करेंगे ना। इस कारण से ये सारी की सारी चीजें नेशनल इनकम में ऐड होती हैं, लेकिन बस ओनली वंस, केवल एक बार ही ऐड होती हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई बोले कि ऐड नहीं होती है तो ये गलत है, ये नेशनल इनकम में ये सारी चीजें ऐड होती है। बस इतना ध्यान रखना है, केवल एक बार ऐड होती है। और अगर ऐड कोई कहे कि ऐड नहीं होती, तो उसे पर्सनल इनकम और पीडीआई निकालने के लिए कहना, वो 100% बिना इन्हें डिडक्ट किए नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, इनकम टैक्स। Since income tax given to government is the component of the compensation of employee as salary and wages, hence it will be added in the estimation of national income only once as part of the compensation of employees as salary and wages. जो इनकम टैक्स होता है वो सैलरी एंड वेजेस का हिस्सा होता है और इसे सैलरी और वेजेस का हिस्सा मानकर नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं, सैलरी और वेजेस का पार्ट मानकर इसे ऐड किया जाएगा, सेपरेटली ऐड नहीं किया जाएगा। Question number 52, intermediate expenditure. Only final expenditure is to be added in the national income to avoid error of double counting. जितना भी प्रकार का फाइनल एक्सपेंडिचर है, केवल वही हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को या इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड करते हैं तो उससे डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट कंजप्शन इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम। तो जितने भी प्रकार का इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हुआ है, उसे कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रोड। कोई अब्रोड से या फॉरेन से गिफ्ट मिला है तो देखिए, गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड आर गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। जाहिर बात है, कोई भी गिफ्ट मिला है वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए या इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए नहीं मिला है। हेंस इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट एंड एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है और ट्रांसफर पेमेंट को कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू दोज पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉयड। जाहिर बात है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसे दिया जाता है? जो एम्प्लॉयड नहीं है पर्सन, उसी को दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। दिस इज गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। और ये अलाउंस होता है वो बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज के या बिना इकोनॉमिक सर्विसेज के दिया जाता है। Hence, it is a transfer payment and any type of transfer payment is not included in the national income. तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये एक प्रकार का ट्रांसफर पेमेंट है
और किसी भी ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 55, फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स। फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स इज गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। हम पहले बात कर चुके हैं, जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज है, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, वो बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज के हम वहां हेल्प करते हैं, चाहे से पैसा देना हो गया, ठीक है, या फूड देना हो गया, कुछ भी। हेंस इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट एंड एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये सारा का सारा ट्रांसफर पेमेंट के हिस्से में जाता है और इसे हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट। ध्यान रखना, रेस्टोरेंट ने कोई वेजिटेबल परचेज की, उसकी बात हो रही है। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी एडेड इन द नेशनल इनकम टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। केवल नेशनल इनकम में फाइनल एक्सपेंडिचर को ही ऐड किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो। परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, और रेस्टोरेंट अगर कोई भी वेजिटेबल परचेज कर रहा है तो ये उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन है, हेंस इट इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 57, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फर्म। फर्म ने जो इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेंडिचर किया है उसकी बात हो रही है। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी एडेड इन द नेशनल इनकम टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। फिर से क्लियर कर रहा हूं, केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय फर्म इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, और जो इलेक्ट्रिसिटी पर जो कंजप्शन किया है, जो पैसा खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है फर्म ने, वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन, हेंस इट इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 58, फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट लाइक फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और स्ट्रीट लाइटिंग involve expenditure by the government which is a part of government final consumption expenditure। जितना भी गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज दे रही है वो सब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो या स्ट्रीट लाइट हो, ये सब क्या है? गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करेंगे तब इन्हें नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे की सारी कहानी थी हमारी कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में किसे ऐड किया जाता है, किसे ऐड नहीं किया जाता। मैं ऑलरेडी नेशनल इनकम की कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आज का टॉपिक फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।